Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead in the course. और करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को स्टार्ट किया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का अब आगे आने वाली न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो सेकंड लॉन्च पैड है वो थुत्तुकुडी में बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। तो अभी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं अपने जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ना। अब क्या होगा, थुत्तुकुडी भी एक आ गया तमिलनाडु में। तो आपको 2 याद रखने हैं। अभी इंडिया के 2 लॉन्च पैड हैं। कौन कौन से? एक है श्रीहरिकोटा में और दूसरा है थुत्तुकुडी तमिलनाडु में, ठीक है। अभी थुत्तुकुडी को क्यों इन्होंने चूज़ किया, इसका भी रीज़न है। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, है ना, कि इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल है वो थुत्तुकुडी में ही क्यों है भाई, वहाँ क्यों लॉन्च किया, क्या ज़रूरत थी? आपकी छत पे भी तो बना सकते थे ना लॉन्च व्हीकल, आपकी छत पे क्यों नहीं बनाया, है ना। तो ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं कि थुत्तुकुडी क्यों चूज़ किया गया। तो पहला रीज़न इसका ये है जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखोगे, अगर इंडिया ऐसा है ना, इंडिया ऐसा है अपना, और आपका इधर आता है श्रीलंका, ठीक है। इधर आता है श्रीलंका, यहाँ पे है अपना तमिलनाडु, ठीक है। ये है अपना तमिलनाडु, ठीक है। तो थुत्तुकुडी इधर कहीं है। तो देखो ये है पहला जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो श्रीहरिकोटा से जो यहाँ अपना आंध्र प्रदेश इधर है ना, तो श्रीहरिकोटा से जब भी कोई व्हीकल लॉन्च होता है ना, ऐसे लॉन्च होता है। तो जब ये ऐसे लॉन्च होता है तो क्या है, श्रीलंका बीच में पड़ता है। ऐसा है श्रीलंका, है ना, यहाँ पे बीच में इसका जो पाथ है वो इंटरसेक्ट करता है। ऐसे समझ में आ रहा है? फिर से बना देते हैं इंडिया, फिर से बनाते हैं। पहले नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ इंडिया का, ठीक है। ऐसे है इंडिया का पार्ट, है ना, ऐसे है। ये इधर है आंध्र प्रदेश, इधर है तमिलनाडु, ठीक है। और इधर है अपना श्रीहरिकोटा, मान लो इधर कहीं है। और इधर है अपना, इधर आता है गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर आता है अपना श्रीलंका, ठीक है। तो जब भी कोई इधर से रॉकेट लॉन्च होता है ना श्रीहरिकोटा से, तो वो जब हवा में जब होता है ना, तो वहाँ से बेसिकली श्रीलंका की टेरिटरी में आ जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डीमैन्यूवर करते हैं इधर से। मतलब जैसे ये यहाँ पे आने वाला होता है ना श्रीलंका की टेरिटरी के ऊपर, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, है ना, इसको ऐसे मोड़ देते हैं। और फिर जब इतना ऊपर पहुँच जाता है कि अब श्रीलंका नहीं आएगा, फिर से इसको इधर ले आते हैं, जहाँ भी ऑर्बिट में लॉन्च करना होता है वहाँ से आ जाता है। तो ये जो जब श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, तो ये जो डीमैन्यूवर करना पड़ता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं डॉग लेग मैन्यूवर, है ना। ये जो चेंज हुआ ना पाथ, जो स्ट्रेट लाइन में जाने वाला था तो श्रीलंका के ऊपर चला जाता, तो उनकी टेरिटरी भी नहीं जाने के लिए वहाँ से ये डॉग लेग मैन्यूवर करते हैं, ठीक है। ये लेग टाइप का दिख रहा है ना, लेग टाइप का, तो डॉग लेग मैन्यूवर करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे आ गया है थुत्तुकुडी में। अब थुत्तुकुडी में क्या होगा, अगर यहाँ से कोई भी लॉन्च होता है व्हीकल, तो यहाँ से कोई भी व्हीकल लॉन्च होता है तो श्रीलंका कोई लैंडमार्क बीच में आएगा नहीं, है ना, कोई लैंडमार्क बीच में आएगा नहीं, तो ये जो प्रॉब्लम था डॉग लेग मैन्यूवर का वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम इसमें। तो ये जियो स्टैटिक, पहला है जियो स्टैटिक लोकेशन की PSLV जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं मस्ट परफॉर्म अ डॉग लेग मैन्यूवर, है ना। डॉग लेग मैन्यूवर मतलब जो स्ट्रेट पाथ है उससे थोड़ा मैन्यूवर करना पड़ता है इनको, ताकि श्रीलंका के ऊपर ना आए, है ना। टू अवॉइड फ्लाइंग ओवर श्रीलंका टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस, है ना। रॉकेट डेब्रिस से श्रीलंका को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग लेग मैन्यूवर करना पड़ता है। अब थुत्तुकुडी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम थुत्तुकुडी डोंट रिक्वायर दिस मैन्यूवर एज देयर इज नो लैंड मास अलॉन्ग द फ्लाइट पाथ इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। इट विल ऑल्सो इंप्रूव द पेलोड कैपेसिटी। अभी क्या होता है कि देखो, यहाँ से डॉग लेग मैन्यूवर किया तो फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ हुआ, तो ये ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाएगा, मतलब कम लोड ही ज़्यादा ऊपर तक जा पाएगा। थुत्तुकुडी से क्या होगा, हमको स्ट्रेट पाथ पे ले जाना है तो हमारा फ्यूल बचेगा, तो क्या होगा, हम ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। ये रीज़न समझ में आ गया। दूसरा रीज़न क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इसरो का जो प्रपल्शन लेबोरेटरी है, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वो तिरुवेन्नी में है। तिरुवेन्नी बेसिकली क्या है, 70 से 100 किलोमीटर पड़ता है कहाँ से, थुत्तुकुडी से। तो अगर कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, है ना, लॉन्च पैड पे, तो वो आ सकता है तिरुवेन्नी से, है ना। नहीं तो ऐसे तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत दूर होगा तो कहाँ ट्रेन से थोड़ी लाएंगे।
मतलब कुल मिला के ये भी एक फ़ायदा है कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगल में है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ इक्वेटर। अब हम जब ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ रहे थे, है ना, हम जब ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो अर्थ जो इक्वेटर पे है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, है ना। तो पोल्स सबसे ज़्यादा जो अर्थ का रोटेशन का स्पीड होता है वो इक्वेटर पे होता है। तो जब कोई भी लॉन्च व्हीकल इक्वेटर के पास, कोई भी चीज़ जब इक्वेटर के पास से लॉन्च होती है तो ये जो स्पीड है इक्वेटर की वो इस पर इम्पार्ट होती है। जब ये स्पीड इम्पार्ट होती है तो उसको बूस्ट मिलता है, मतलब एडिशनल स्पीड मिलती है, तो फ्यूल कम खर्चा होता है। तो यही रीज़न है कि जितने भी जो भी इक्वेटर के पास व्हीकल्स लॉन्च होते हैं उनको कम फ्यूल रिक्वायर्ड होता है ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। अभी क्या है कि आपने देखा कि थुत्तुकुडी जो है वो तमिलनाडु में है और जो हरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश में। तो थुत्तुकुडी रिलेटिवली इक्वेटर के ज़्यादा पास है ना। तो इक्वेटर के ज़्यादा पास होने की वजह से क्या होता है, इसको बूस्टअप मिलेगा स्पीड में भी, ठीक है। इंडिया प्रेफर्स ए स्पेस पोर्ट्स एज क्लोज टू द इक्वेटर एज पॉसिबल लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट फॉर 2 रीज़न। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न यही है कि स्पीड में बूस्ट मिलेगा, है ना। इट विल प्रोवाइड अ स्पीड बूस्ट टू द रॉकेट्स लॉन्च एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बूस्ट इज हायर क्लोजर टू द इक्वेटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर मान लो फटता है रॉकेट, मान लो कोई फेलियर आ जाता है ना, तो रॉकेट का जो डेब्रिस है वो डायरेक्ट ओशियन में गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, है ना, किसी कंट्री के ऊपर नहीं गिरेगा। तो ये दूसरी चीज़ है। तो ये दोनों रीजंस हैं इसके प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ इक्वेटर के। तो 3 समझ में आ गए, जियो स्ट्रैटेजिक, प्रॉक्सिमिटी टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ इक्वेटर। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो पहले 3 स्टेट कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट कौन सा है, प्लाज्मा। और फिफ्थ कौन सा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो याद रखना है BEC इज़ अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ISS जो है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। पहली बार किसने किसने प्रेडिक्ट किया था, तो नाम में ही पता चल रहा है। जो सत्येंद्र बोस है या चंद्र बोस हैं, यहाँ नाम देख लेना एक बार, इनका नाम चंद्र बोस है शायद। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, है ना, उन्होंने ये इसको प्रेडिक्ट किया था। और BC होता क्या है, ये एक सुपर कूल्ड गैस का स्टेट होता है जहाँ पे एटम्स जो होते हैं ना वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एज अ एंटिटी, एज अ क्वांटम एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली आप गैस देखोगे तो गैस में ना आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, एटम्स दिखेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट एटम्स हम बात करते हैं ना, हम जब नॉर्मल पढ़ते हैं फिजिक्स तो हम उसमें क्या बात करते हैं कि जो सॉलिड है उसमें डिफरेंट एटम्स बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब बहुत ही क्लोज होते हैं ना, एक दूसरे से टच करते हैं। और लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं ये इंडिविजुअल एटम्स, है ना। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट में ये इंडिविजुअल एटम होते ही नहीं है, समझ में आ रहा है। वो एज अ कलेक्टिव एंटिटी ही होते हैं, समझ में आ रहा है। इतना कूल हो जाते हैं ये लोग कि एज अ कलेक्टिव एंटिटी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट में क्या होता है, जो ये एंटिटी है ना, जो मैंने बताया आपको कि सिंगल क्वांटम स्टेट होता है, ये एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, ठीक है। तो दोनों इसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। नॉर्मली जब हमको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाना पड़ता है तो हमको 0 केल्विन पे कूल करना पड़ता है किसी बॉडी को, ठीक है। तो भी वो जो एटम्स हैं इतने कूल हो जाते हैं ताकि वो एक एज अ सिंगल क्वांटम स्टेट बन पाए, समझ में आ रहा है। तो 0 केल्विन मतलब -273 पॉइंट, जो आप वो कैलकुलेशन कर लो, -273 सेल्सियस, ठीक है। When they reach that temperature, atoms become a single entity with quantum properties, wherein they also function as a wave, है ना। और पार्टिकल भी होता है और एज अ वेव भी ये काम करता है, ठीक है। जो BECs होते हैं, जो हमारे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होते हैं, वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होते हैं। तो नॉर्मल अब अर्थ पे ये इनको बना नहीं पाते, क्योंकि ज़रा सा भी अगर बाहर का इंटरेक्शन आता है तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट गिर जाता है, ठीक है। कोई भी स्लाइड इंटरेक्शन होता है तो इतना वार्म हो जाता है वो, मतलब देखो ये क्या है, ये एक सुपर कूल्ड स्टेट है ना। तो इतना कूल होना चाहिए ना बेसिकली। तो अगर कोई भी बाहर की एक्टिविटी से इंटरेक्ट करेगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो ये आ नहीं पाता है स्टेट, है ना। तो यही वो बेसिकली एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है ये बोल रहा है। तो इसीलिए ये अर्थ पे इनको स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए इन्होंने ये ISS में बना दिया कंडेंसेट, जो भी BEC है इसको वहाँ पे ISS में बना दिया, ठीक है। तो जब प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा जो फोर्थ अपना जो स्टेट है वो क्या है, फोर्थ स्टेट क्या होता है, फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा। तो जब भी किसी गैस को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है ना, तो प्लाज्मा इज़ लाइक अ गैस बट कंप्राइज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद लिटिल ओवर नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले तो प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। गैस टाइप का सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है ना। और हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं।
तो अब अगर आपको याद हो तो इन्वायरमेंट में हमने बात किया था एक वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक के बारे में, है ना। वेस्ट टू टेक्निक की एनर्जी के बारे में बात किया था, जिसमें हम प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन की हमने बात की थी। तो प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन में क्या होता है, हमने इतना हाई करंट उस वेस्ट के थ्रू निकाला था जिससे इतना हीट जनरेट हुआ कि 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला गया था, है ना। 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला गया था तो प्लाज्मा स्टेट आ गया था, है ना। वही तो होता है प्लाज्मा स्टेट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, आयनाइज हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयंस हाईली इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही कंडक्टिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, है ना, मूव करने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड स्ट्रॉन्गली टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। प्लाज्मा कैन बी फॉर्म बाय हीटिंग अ गैस टू अ हाई टेम्परेचर, जैसे हमने देखा था वहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया था टेम्परेचर। व्हेन हीटेड द एटम्स इन द गैस ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं या लूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एक या तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ये क्या बोलते हैं, ये आयन्स हो गए तो ये आयनाइजेशन हो जाता है। तो प्लाज्मा समझ में आया क्या हुआ, जब भी किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, गैस वगैरह को, तो 3000 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर, तो स्टेट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हाईली कंडक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनुअल सोलर एक्लिप्स की। तो एनुअल सोलर एक्लिप्स कब होता है, न्यू मून पे होता है। क्या होता है इसमें, बेसिकली सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना, उसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन्स करोना, तो सन का करोना क्या होता है, करोना इज़ बेसिकली जो आउटर पार्ट होता है ना सन का, उसको हम करोना बोलते हैं, जहाँ से ये अपने सोलर पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली स्टडी किया गया है अभी, है ना। तो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन करोनाज वॉज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। करोना इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। अब ये मत समझ लेना कि भाई ये करोना वायरस है ना तो ये मत समझ लेना ये सन के करोना की बात हो रही है। करोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ हॉट डिफ्यूज हाईली आयनाइज प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो करोना होता है उसका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर के सन के अंदर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है ये करोना का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रिसर्चर्स यूज द टेक्निक, क्या टेक्निक यूज़ की, करोनल सीज्मोलॉजी और मैग्नेटिक सीज्मोलॉजी टू मेजर द कंट्रोल, करोना का मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए उन्होंने ये करोनल सीज्मोलॉजी की टेक्निक यूज़ किया। इसमें क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्फन वेव्स, उनको स्टडी किया जाता है ना, अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। बस यही सब है, मैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया जाता है, बस इतना ही याद रखना है। पल्सर्स क्या होते हैं, व्हाट आर पल्सर्स, पल्सर्स आर बेसिकली रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ये एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, बहुत ही बहुत ही तेज़ी से रोटेट कर रहे होते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। दे कैन रेडिएट लाइट इन मल्टीपल वेवलेंथ्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू ऑल अप टू गामा रेज भी ये लोग एमिट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स ये एमिट कर सकते हैं। होता क्या है, न्यूट्रॉन स्टार जब रोटेट कर रहा होता है बहुत ही तेज़ी से, तो वो एमिट करता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को, ठीक है। Scientists use a pulsar to study extreme states of matter, gravitational waves, search for planets beyond Earth solar system and measure cosmic distances। तो ये सब में इसका एप्लीकेशन है। तो ये आप ये याद रखना कि ऐसे पूछ लें कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पल्सर्स, तो आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ मैटर में उसको स्टडी करने में काम आता है, ग्रेविटेशनल वेव्स में काम आता है, प्लैनेट्स सर्च करने में काम आता है और कॉस्मिक डिस्टेंसेस को मेजर करने में आता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, न्यूट्रॉन स्टार बनता कैसे है, जब भी कोई मैसिव स्टार कोलैप्स कर जाता है, जब भी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो कोलैप्स कर जाता है तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है ना। मैग्नेटार क्या होता है, मैग्नेटार एक अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 100 गुना ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन स्टार के कंपैरिजन में इसकी जो मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 1000 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक्सो प्लैनेट्स की बात करते हैं। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो बाहर हैं हमारे सोलर सिस्टम के, मतलब जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। जो बाहर किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। तो कुछ एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे, जैसे सुपर अर्थ, केपलर 1649c, K2-18b, VASP 76b। तो ये सब क्या हैं, ये सब एक्सो प्लैनेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। डार्क मतलब जो दिखाई न दे, ऐसा मैटर जो दिखाई न दे वो डार्क मैटर, ऐसी एनर्जी जो दिखाई न दे वो डार्क एनर्जी है। तो ये बेसिकली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है ये 95% ऑफ द यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब इसमें से डार्क मैटर कितना है, 27% और डार्क एनर्जी कितनी है, 68%, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो 27% जो है वो डार्क मैटर है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गैलेक्सीज टुगेदर, ठीक है।
एंड 68% ऑफ द यूनिवर्स इज बिलीव टू बी डार्क एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, जो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है? वो इस डार्क एनर्जी की वजह से हो रही है। ये आपको याद रखना है। एस्ट्रॉइड 16 साइक की बात करते हैं। ये क्या है? ये एक एस्ट्रॉइड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है ना, बस इतना याद रखना है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड है। जेमिनिड मीटियोर शावर है ना, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या है? पहली बात तो एक मीटियोर बताओ। मीटियोर क्या होता है? मीटियोर इज़ अ मीटियोरॉइड दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मीटियोरॉइड क्या होता है, उससे पहले तो यही बता दो मीटियोरॉइड क्या होता है। मीटियोरॉइड बेसिकली एक एस्ट्रॉइड होता है जो अर्थ की तरफ आ रहा होता है या फिर जो सन की तरफ जा रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसको मीटियोर बोल देते हैं। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो क्या होता है, इसमें एक ऐसा टेल टाइप का आ जाता है। मतलब क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये जल रहा होता है ना, इसकी टेल जल रही होती है, तो उसको मीटियोर बोल देते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर के थ्रू निकल के जब अर्थ के लैंड पर आ जाता है और ऐसे धक्के से ऐसे भड़ाम से गिरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम मीटियोराइट बोल देते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं। एक रॉइड है, रॉइड मतलब एस्टेरॉइड ही होता है बेसिकली, जो आ रहा होता है सन की तरफ, है ना। और मीटियोर तब होता है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर से आके जब नीचे आ जाता है एकदम लैंड पे, तो उसको हम मीटियोराइट बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोमेट नियो वाइस की। नियो का मतलब क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियो का मतलब है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और वाइस का क्या है? वाइस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ये किसका है? नासा का प्रोजेक्ट है। अब ये देखो, अब नासा ने बेसिकली इसको डिटेक्ट किया है। कब डिटेक्ट किया था? मार्च 2020 में। उनका एक टेलीस्कोप है, नियो वाइस टेलीस्कोप, उससे इन्होंने ये कोमेट नियो वाइस को डिटेक्ट किया है। बस इतना ही है। आगे बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करते हैं। क्या है? इसको हम मेसियर 31 M31 या फिर NGC 224 भी बोलते हैं। ये नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के। तो मिल्की वे के सबसे पास में अगर कोई गैलेक्सी है तो वो कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करते हैं। क्या है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी? ये नियरेस्ट स्टार है बेसिकली सन के, जो सन के नियरेस्ट स्टार है दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक्सट्रीम हीलियम स्टार की बात करते हैं। ये एक्सट्रीम हीलियम स्टार क्या है? ये एक सुपर जाइंट स्टार है इसमें डेफिशिएंसी है किसकी? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन एंड हैज़ अबंडेंस ऑफ हीलियम। तो नाम में ही पता चल रहा है एक्सट्रीम हीलियम मतलब बहुत ज़्यादा हीलियम है ना। बहुत ज़्यादा हीलियम है मतलब और कुछ नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम बहुत ज़्यादा है। और क्या है? सुपर जाइंट स्टार है, ये आपको याद रखना है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू मेजर स्टार। अब मेजर स्टार्स में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मिलता है। ठीक है, तो 70% मेजर स्टार्स में हाइड्रोजन होता है और बाकी हीलियम होता है। बट इसमें क्या है? इसमें हीलियम बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसीलिए आप ये नई चीज़ बन जाती है। और ये क्या है? ये बेसिकली ज़्यादा हॉट है और ज़्यादा लार्ज है अपने सन से। ठीक है, डेस्पाइट बीइंग लेस मैसिव। तो इसका साइज़ देखोगे आप तो सन से छोटा है, बट ये ज़्यादा हॉट है और ज़्यादा बेसिकली लार्ज है ना। उसके बाद अगर हम डॉर्फ प्लैनेट की बात करें तो डॉर्फ प्लैनेट सीरियस जो है उसको ओशन वर्ल्ड का स्टेटस दे दिया गया है। क्यों ओशन वर्ल्ड दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन मिलता है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला है, इसीलिए इसको ओशन वर्ल्ड का बेसिकली वो दे दिया गया है, डेजिग्नेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो सीरीज क्या है? सीरीज इज द डॉर्फ प्लैनेट विच लाइज इन एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑफ मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट पड़ती है वहाँ पे सीरीज लाई करता है। ठीक है, 5 अपने टोटल डॉर्फ प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेंस ये न्यूज़ में था सीरीज, तो इसको याद करना। अब डॉर्फ प्लैनेट बोलने के क्राइटेरिया क्या है? तो पहला, जो बॉडी है वो सन को ऑर्बिट करे। दूसरा, सैटेलाइट ना हो किसी प्लैनेट की। तीसरा, कोई नेबरहुड में कोई ऑर्बिट ना कर रहा हो, है ना। उसके बाद और क्या है कि इतना मास हो कि ताकि उसकी ग्रेविटी जो है वो उसको स्फेरिकल शेप में मतलब बना पाए, मतलब स्फेरिकल होना चाहिए कुल मिला के। इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो पूरा जो है एज अ प्लैनेट वो एज अ मतलब जो भी है डॉर्फ प्लैनेट वो एज अ स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपोजिशन इवेंट की। अपोजिशन इवेंट क्या है? कोई चीज़ अपोज हो रही होगी या फिर कोई चीज़ अपोजिट होगी एक दूसरे के, है ना, तभी कोई इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जिसमें दो चीज़ें अपोजिट आ जाएँ उसको बोलते हैं अपोजिशन इवेंट। अब इसमें क्या अपोजिट आया है? तो बेसिकली सन अर्थ और मार्स, है ना, तो ये तीनों एक लाइन में आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि अर्थ के दोनों साइड मतलब सन और मार्स दोनों इसके अपोजिट साइड पे थे, तो इसीलिए इसको अपोजिशन इवेंट बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2020 की बात करते हैं। तो ये हमने पिछले में बात करी थी ना, नासा परसीवेंस रोवर जो है वो गया है वहाँ पे, माइक्रोबियल लाइफ को देखेगा, है ना। वहाँ पे इनका एक इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है जिनको इन्होंने अभी रिसेंटली उड़ाया है वहाँ पे। तो बस यही सब है इसमें।
अब आगे बात करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड की। तो आर्टेमिस अकॉर्ड से पहले हम ये बात करते हैं कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वो है क्या। नासा का आर्टेमिस मिशन में बेसिकली एक वुमेन है ना और एक मैन को चांद पे लॉन्च करने की बात की गई है 2024 तक। तो जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो सब गए थे ना, तो वैसे ही अब वुमेन और मैन को ये लोग वहाँ जाके क्या है वहाँ भेजेंगे, ठीक है। 2024 तक इनको ये कंप्लीट करना है। अब अकॉर्ड क्या है, अकॉर्ड में बेसिकली एग्रीमेंट होता है। द अकॉर्ड इज़ बेसिकली अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन नासा और इसके इंटरनेशनल पार्टनर्स जो आर्टेमिस मिशन में इसके कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो है। अब अकॉर्ड इज़ बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी। इसमें क्या है आउटर स्पेस ट्रीटी में कि भाई हम जो स्पेस है उसका सबको बराबर यूज़ करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सेफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब है आउटर स्पेस ट्रीटी में। उसके बाद ये जो ट्रीटी है वो किसने किसने रेटिफाई की गई है, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। उन्होंने ऑलरेडी इसको सपोर्ट शो किया है, इंडिया ने क्लैरिफाई नहीं किया है अपना स्टैंड अभी तक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओरेसिस रेक्स की बात करते हैं। ओरेसिस रेक्स क्या है, एक नासा का स्पेसक्राफ्ट है। ये क्या करेगा, जो अर्थ के जो नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है बेनू पे जाएगा। बेनू इज़ एन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। तो आपको याद रखना है कि बेनू क्या है, ये एस्ट्रॉयड है, ठीक है। ओरेसिस रेक्स वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके सैम्पल्स कलेक्ट करेगा और वहाँ से जाके सैम्पल्स कलेक्ट करके अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो ये है ओरेसिस रेक्स मिशन। उसके बाद एस्ट्रॉस की बात करते हैं। एस्ट्रॉस क्या है, एस्ट्रॉस एक नासा का मिशन है जिसमें नासा क्या करेगा, एक टेलीस्कोप को सेंड करेगा एक बैलून पे, और वो बैलून जो है वो फुटबॉल जो स्टेडियम होता है ना उतने साइज़ का बड़ा बैलून होगा, वहाँ पे ये टेलीस्कोप लगाएगा ताकि ऐसी वेवलेंथ को मेजर करा जा सके जो यहाँ अर्थ से मेजर नहीं हो पाती, ठीक है। वो है एस्ट्रॉस मिशन। तो द मिशन विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जाइंट स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो स्टार्स कैसे बनते हैं गैलेक्सीज में, उसको ये और ज़्यादा डीप में स्टडी करेगा। कहाँ से लॉन्च होगा, अंटार्कटिका से कब लॉन्च होगा, 2023 में लॉन्च होगा ये। उसके बाद अनीता की बात करते हैं। अनीता क्या है, एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना। तो बेसिकली इसमें एक बैलून से हम एक इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे इस बैलून में जो न्यूट्रिनोज को मेजर करेगा बेसिकली। तो ये आपको इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो अनीता है, पहली बात तो ये अंटार्कटिका से लॉन्च होगा, दूसरा ये क्या मेजर करेगा, न्यूट्रिनोज और कॉस्मिक रेज को मेजर करेगा। तो ये बेसिकली एक रेडियो टेलीस्कोप है। इसमें एक रेडियो टेलीस्कोप डाला जाएगा हॉट एयर बैलून में टू डिटेक्ट अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज फ्रॉम अ साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग ओवर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अनीता इज़ द फर्स्ट नासाज ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्टिंग न्यूट्रिनोज, ठीक है। तो न्यूट्रिनोज को बेसिकली डिटेक्ट करेगा, किसका है, नासा का है। कहाँ से लॉन्च होगा, अंटार्कटिका से लॉन्च होगा। उसके बाद चैंगी 5 क्या है, चाइना का लूनर बेसिकली मिशन था चैंगी 5, जहाँ पे ये मून के सैम्पल्स कलेक्ट करके वापस लाया है। तो बस यही है, अब चाइना एक थर्ड कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस एंड रशिया टू डू दिस, यही आपको याद रखना है। एरियल की बात करते हैं। एरियल क्या है, एटमॉस्फेयर रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे स्पेस मिशन। तो बेसिकली क्या करेगा, ये एक्सोप्लैनेट को सर्च करेगा। तो ये स्पेस टेलीस्कोप है जो कि 2029 में लॉन्च होगा। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कॉस्मिक विजन प्रोग्राम के अंडर है। तो ये बेसिकली कौन लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, हायाबुसा 2 की बात करते हैं। किसका मिशन है, जापान का मिशन है। क्या करेगा ये, जापानीज़ मिशन जाके वहाँ पे बेसिकली ये एक एस्ट्रॉयड है रोयोगु, है ना, रोयोगु पे जाके वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेगा और अर्थ में लगाएगा। जैसे ओरेसिस कर रहा था ना, ओरेसिस रेक्स जो नासा का मिशन है जो बेनू पे जाके कर रहा था, ये बेसिकली जापान का मिशन है और ये एस्ट्रॉयड रोयोगु में जाके करेगा। होप मिशन की हमने बात करी ली थी, होप मिशन यूएई का है ना। सोलर ऑर्बिटर मिशन किसका है, सोलर ऑर्बिटर मिशन कोलैबोरेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, जिसमें हम बेसिकली सन के अराउंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है सन को बेसिकली स्टडी करने के लिए, सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बेसिकली भेजा गया, ठीक है। उसके बाद बेपी कोलंबो का बात करते हैं। बेपी कोलंबो किसका है, बेपी कोलंबो बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, मरकरी में हम मरकरी पे बेसिकली हम भेजेंगे ये स्पेसक्राफ्ट। तो हम 2 स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो मरकरी को रिवॉल्व करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट्स लेंगे और उसके डायनेमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये है बेपी कोलंबो। आपको याद क्या रखना है, ईएसए और जाक्सा का है, कहाँ जा रहा है, मरकरी पे जा रहा है, ठीक है, बस ये याद रखना है। स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक आप ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है। तो जो अपने एलॉन मस्क हैं, है ना, वो बेसिकली अपने स्पेसएक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली इनका प्लान है कि हम 1200 ऐसी सैटेलाइट लगाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में जो अर्थ को ऑर्बिट करेंगी और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी हर जगह, मतलब प्लैनेट पे हर जगह इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की इनकी बात है ना। तो इट विल प्रोवाइड अ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट अनरिलायबल एक्सपेंसिव कम्प्लीटली अनअवेलेबल, जहाँ पे होता है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसिव है अनअवेलेबल है, वहाँ पे जाके ये जो है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टारडस्ट 1 की बात करते हैं। स्टारडस्ट क्या है, बेसिकली पहला ऐसा स्पेस व्हीकल है जो बायोफ्यूल पे लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली
आपको याद रखना है कि बायोफ्यूल पे ये लॉन्च हुआ है, किसने मैन्युफैक्चर किया है? ब्लू शिप, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद 30 मीटर टेलीस्कोप की बात करते हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है? एक नया बड़ा सा टेलीस्कोप है जो और ज़्यादा डीप में जाके स्पेस को स्टडी करेगा, अपने कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, इन सब को स्टडी करेगा। किसका जॉइंट वेंचर है? 5 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया, कनाडा, यूएस, चाइना एंड जापान। इंस्टॉल कहाँ हुआ है? ये मौना किया हवाई में, ठीक है। तो मौना किया हवाई में इसको इंस्टॉल किया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, कनाडा, यूएस, चाइना एंड जापान है इसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।